नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के ड्रग पिक्चर की श्रृंखला के एक और वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में देखा, ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट गैस्ट्रिक और डाइजेशन पे काम करने वाली रेमेडी के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, दिस वीडियो इज़ अबाउट द कार्बोवेज या फिर वेजिटेबल चारकोल के बारे में है। लकड़ी का कोयला भी जिसको हम बोलते हैं। अब वेजिटेबल चारकोल, लकड़ी का कोयला कैसे बनता है, इसके अंदर जो जवाब छुपा है काफी कुछ इस ड्रग पिक्चर की थीम उससे मिलती जुलती है। आप सब लोग जानते हैं कि जब धरती के अंदर जब ये पूरे के पूरे जंगल दब जाते हैं तो धरती के अंदर के हाई प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण वो जो कोयला रहता है वो बनता है। मतलब वो जो पेड़ होते हैं उनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाते, उनका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और उसी को हम कोयला बोलते हैं। अगर हमको आर्टिफिशियली कोयला बनाना है, वो कैसे बनता है कि हमारे यहाँ होली पे हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। होली के अंदर उनमें से कुछ मोटी लकड़ी होती हैं जो पूरी तरह से जल नहीं पाती, उससे पहले बुझ जाती हैं। तो वो जो लकड़ी रहती हैं वो कोयले के रूप में हमको देखने को आती है ना, जिसको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं, वापस जला सकते हैं। वहीं पे अगर ये लकड़ी पूरी तरह से जल जाएगी तो कोयला नहीं मिलेगा, राख मिलेगी और राख जो है वो उड़ जाएगी। तो जो कोयला है वो कोयला काहे का रिजल्ट है? कोयला जो रिजल्ट है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वुड। लकड़ी का इनकम्प्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से जिस तरह से कोयला पैदा होता है, इसके इस पैदा होने की प्रक्रिया में, इनकम्प्लीट कंबस्शन में और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में बहुत हद तक इसका थीम छुपा हुआ है। उसी तरह से जब एक व्यक्ति के अंदर मेटाबॉलिज्म इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन करता है, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन है वो इम्प्रॉपर हो रहा है, इम्प्रॉपर डाइजेशन है, वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, फलस्वरूप गैसेस बन रही हैं, पेट फूल रहा है, फ्लैचुलेंस का ट्रबल हो रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से कोयला बना इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंबस्शन से, वहाँ पे हमको इसका एक एग्जाम्पल, उसका थीम एक पता चला कि इनकम्प्लीट डाइजेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड कंबस्शन ऑफ फूड, जिसके कारण इंडाइजेशन होता है, फ्लैचुलेंस होता है। एक और इनकम्प्लीट यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, जो कि इस मेडिसिन को एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन बनाती है कोलैप्स की कंडीशन में। जी हाँ दोस्त, कि जो कंजेशन होता है, अभी आएंगे स्लाइड्स पे आएंगे, उसके अंदर बताएंगे हम आपको। कई जगह बात हुई है कोलैप्स की। कोलैप्स की कंडीशन में कार्बोवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो कार्बोवेज के अंदर जिस तरह से पूरी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण धरती के अंदर जब जंगल दब जाते हैं तो धरती के अंदर का हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोयला बनता है। बट वो कोयले को बनाने में एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए वो कोयला पूरी तरह से नहीं जल पाया, इसलिए वो लकड़ी पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाई और तब जाकर के कहीं कोयले का निर्माण हुआ। उसी तरह से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का तो हमने एग्जाम्पल देख लिया कि भाई ऑक्सीडेशन शरीर के अंदर हमारे प्रॉपर ऑक्सीडेशन और डाइजेशन ऑफ फूड नहीं हो रहा है, जिसके कारण गैस्ट्रिक ट्रबल बनते हैं, फ्लैचुलेंस बनती है। उसी तरह से कार्बोवेज के ड्रग पिक्चर का एक इंपॉर्टेंट थीम है इनकम्प्लीट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। और ये जो इनकम्प्लीट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड है ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कोलैप्स की छवि को पैदा करता है। एक छवि बनती है यहाँ पे कोलैप्स की कंडीशन। उसके अलावा एक जो यहाँ पे थीम रहता है कि सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये समझना है, ये दो चीजें पहले तो समझो कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को दिमाग में रखना, ऑक्सीडेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब कोयला बनता है। दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्सीजनेशन जो इसको कोलैप्स में इंडिकेट करता है। तीसरा ये एक वेनस रेमेडी है और वेनस रेमेडी होने के कारण, वेनस कंजेशन के कारण स्लगिशनेस इसका बहुत बड़ा की नोट है। हर चीज स्लो काम कर रही है, वेन्स स्लो काम कर रही हैं, वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन स्लो है। अब ऐसा वेन्स जहाँ सर्कुलेशन स्लो है वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनको बहुत रिच सॉइल मिलती है कंटेमिनेशन की। तो इसलिए कार्बोवेज इंडिकेटेड है सेप्टिक कंडीशन में भी वेनस रेमेडी होने के कारण।
तो ये जो 2-3 पॉइंट है ये थीम है, ये चीज किताबों में लिखी है और मैं मानता हूँ कार्बोवेज की थीम को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप वीडियो को कई बार देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब हम स्लाइड्स पे आते हैं। अब इन चीजों को हम कोरिलेट करके देखेंगे कार्बोवेज के ड्रग पिक्चर से। ठीक है, चौथा थीम का पार्ट, अभी तीन पार्ट बताया थीम के। पहला थीम का पार्ट है जो दिमाग में रख लेना अच्छे से, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। बिल्कुल इनकम्प्लीट मतलब अधूरा ऑक्सीडाइज होना चीजों का या पचना, या फिर उनका पूरा का पूरा बर्न ना हो पाना। दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्सीजनेशन, बिल्कुल कंप्लीट ना होना। तीसरा वेनस मेडिसिन है, स्लगिशनेस इसका जो कीनोट बनाता है कि वेन्स में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्लगिश है। और चौथा डिसइंफेक्टेंट। जी हाँ दोस्तों, चारकोल एक बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम करता है। जब भी कोई जहर खा लेता है, पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, तो जब गैस्ट्रिक लेवाज होता है उसके अंदर चारकोल से ही गैस्ट्रिक लेवाज करा जाता है। यही लकड़ी का कोयले का रिफाइंड पाउडर जो मेडिकल यूज के लिए रिकमेंडेड होता है उससे। तो वो क्या प्रॉपर्टी है इसमें, डिसइंफेक्टेंट की भी प्रॉपर्टी है अपने आप में। ये बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट। और ये 4 पॉइंट इसका 4 कीनोट हैं, और ये 4 कीनोट के इर्द गिर्द मेडिसिन रिवॉल्व करती है। कई लोगों को चिढ़ होगी, पर एक बार और रिवाइंड कर रहा हूँ, एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। इनपरफेक्ट ऑक्सीडेशन, इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन, वेनस कंडीशन विथ स्लगिशनेस एंड सेप्टिसेमिया एंड डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। सेप्टिसेमिक और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, ये 4 थीम हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी कार्बोवेज लिखी गई है। ठीक है, अब चलो हम जल्दी से स्लाइड पे आते हैं और देड़ पेड़ हम बात करते हैं कार्बोवेज की। अब कार्बोवेज ड्रग पिक्चर भाई सब बड़ा सिंपल है, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। 2 ड्रग पिक्चर और शूट करने हैं, 3:45 बज चुका है, सवेरे से लेके 6 घंटे 8 घंटे हो चुके हैं। Hahnemann already discovered the disinfectant and deodorant property of charcoal. Hahnemann ने पहले ही चारकोल की डिसइंफेक्टेंट और डिओड्रेंट प्रॉपर्टी को पहले ही भांप लिया था। डिसइंफेक्टेंट कैसे कि जब भी जहर खा लेते थे लोग तो उस जमाने में भी गैस्ट्रिक लेवाज करते थे, तो क्या करते थे, ऐसे मुंह से एक पाइप डालते थे, पेट तक झब्बी लगी रहती थी ऊपर कुप्पी जैसी, और ये लोग क्या करते थे, चारकोल का पाउडर बना के स्टमक को साफ करते थे। तो इसके अंदर क्या डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टी थी कि जो भी स्टमक के अंदर पॉइजन होता था उस पॉइजन को चारकोल अपने साथ कंबाइन कर देता था, फिर वोमिटिंग करा देते थे पेशेंट की। गैस्ट्रिक लेवाज बोलते हैं। और कई चीजें थी जिससे, जैसे लोग लेटरिन करके आते थे तो हाथ कैसे धोते थे, राख से धोते थे। राख क्या है, अल्टीमेटली चारकोल ही है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये कार्बन है, चारकोल मतलब कार्बन है, शुद्ध है। तो कार्बन की डिओड्रेंट और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी दुनिया को बहुत पहले से पता थी। जब से कोयला को देखा था पहली बार मानव सभ्यता में, तो इनको पता था कि ये कहीं ना कहीं डिसइंफेक्टेंट और डिओड्रेंट प्रॉपर्टी रखता है, और हैनीमैन भी इस बात को समझ चुके थे। सो इट इज अ एंटीसेप्टिक एंड हैज अ प्रोफाउंड डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। ये लास्ट वाला थीम जो मैंने बताया था कि एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिके। अब ये क्यों डिसइंफेक्टेंट है, इसलिए क्या काय के साइन एंड सिम्टम दिखते हैं इसके अंदर हमको। Sign and symptom of decay and putridity are the leading indication of its medical use. जैसे कि decomposition of the food in the stomach, स्टमक के अंदर खाना सड़ना, क्यों, imperfect oxidation के कारण, कि जिस तरह से कोयला खुद कैसे बना, imperfect oxidation of wood हुआ कि लकड़ी पूरी तरह से नहीं जल पाई तो कोयला बन गया। उसी तरह से इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड होता है, खाना सड़ता है और गैसेस फॉर्म करता है। ऑल्सो इंडिकेटेड इन द सेप्टिक स्टेट, क्यों, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट है। प्यूट्रिड डिसीजेस, जैसे कि टाइफाइड के अंदर जो प्यूट्रिड डिसीजेस होते हैं, यहाँ पे सेप्टिसेमिक कंडीशन है, इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, डिसइंफेक्ट करने की जरूरत है, वहां पे ये इंडिकेटेड होता है। एंड अल्सरेशन आर सम इंडिकेशन ऑफ कार्बोवेज। ये थोड़ा सा कठिन है समझना, पर समझो 4 अलग अलग इंडिकेशन मिलके ये चीज बन रही है। इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन, ठीक है, वेनस कंडीशन विद स्लगिशनेस और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी, ये 4 की नोट मिलके एक पॉइंट बन रहा है, इसलिए थोड़ा कठिन है। सो द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिके एंड प्यूट्रिडिटी आर द लीडिंग इंडिकेशन ऑफ इट्स मेडिकल यूज। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन स्टमक, खाने में खाना पड़ा हुआ पेट के अंदर पड़ा खाना सड़ जाता है,
जिसके कारण गैसेस फॉर्म होती हैं, फ्लैचुलेंस होता है। सेप्टिक स्टेट हम सबको पता है एंटीसेप्टिक है, वेरिकोज अल्सर्स में हम इसको देते हैं, है ना, वेरिकोज अल्सर्स में, इंडोलेंट अल्सर्स के अंदर, अल्सरेटिंग कंडीशन में, है ना, सेप्टिसेमिक कंडीशन में कार्बोवेज का इंडिकेशन है, खासकर कोलेप्स की कंडीशन में। ठीक है, तो ये सेप्टिक स्टेट, प्यूट्रिड डिजीज जैसे कि टाइफाइड एंड अल्सरेशन आर सम ऑफ द इंडिकेशन ऑफ कार्बोवेज। कार्बोवेज एंटीडोट द इफेक्ट ऑफ द प्यूट्रिड मीट। क्यों भाई, डिसइंफेक्टेंट है ना, तो सड़ा हुआ खाना खा लेने के कारण, सड़ा हुआ मीट या फिश खा लेने के कारण, रेंसिड फैट मतलब बहुत पुराना फैट, सड़ा हुआ फैट खा लेने के कारण जो इंडाइजेशन होता है, तो कार्बोवेज एंटीडोट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीडोटल प्रॉपर्टी है, ये डिसइंफेक्टेंट है। इसलिए जैसे जहर खाने के ऊपर गैस्ट्रिक लेवाज के अंदर कार्बोवेज, लकड़ी के कोयले, चारकोल का यूज होता है, वही डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी के चलते ये एंटीडोट करता है इफेक्ट ऑफ प्यूट्रिड मीट, सड़ा हुआ मीट, सड़ी हुई मछली, सड़ा हुआ फैट, सॉल्ट एंड सॉल्ट मीट के दुष्प्रभाव को काट देता है कार्बोवेज। ठीक है, अगला पॉइंट, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ये तो हमने बताया था, ये तो पहला कीनोट था हमारा, ये पहला थीम का पार्ट था कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे लकड़ी जब पूरी नहीं जल पाई तो कोयला बन गई, उसी तरह से खाना जब पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसने क्या करा, गैसेस बना ली, इंडाइजेशन पैदा करा। तो इसके दो मेन की नोट हैं, क्या क्या, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कॉजिंग द इंडाइजेशन, जो पहला थीम का पार्ट था, और दूसरा इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एस इन द लास्ट स्टेज ऑफ कोलैप्स, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है कार्बोवेज। ठीक है, आर द टू इंपॉर्टेंट कीनोट ऑफ कार्बोवेज। अब ये दो पॉइंट का ही इलस्ट्रेशन इन पॉइंट्स के अंदर है। ठीक है, ये दो पॉइंट का ही है, इन दो पॉइंट का ही, जैसे इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कॉजिंग द इंडाइजेशन एंड इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड आर एज इन द लास्ट स्टेज ऑफ कोलैप्स आर टू इंपॉर्टेंट कीनोट ऑफ कार्बोवेज। इन्हीं का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। कंजेस्टिव सिम्टम ऑफ कार्बोवेज आर ऑफ डेट ऑफ कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग एज फाउंड इन द कोलैप्स। कोलैप्स जब होता है, कोलैप्स के अंदर क्या होता है, जब बंदा कोलैप्स होने वाला हो, मतलब जस्ट डेथ के 2 मिनट पहले की कंडीशन, वहां पे क्या है, रेस्पिरेशन शैलो हो गया, रेस्पिरेशन उतना हो नहीं रहा, तो होता क्या है कि शरीर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती जाती है। ठीक है, अब क्योंकि रेस्पिरेशन उतना अच्छे से नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगी, मैं कोलैप्स की कंडीशन में बता रहा हूं, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पॉइंट का इलस्ट्रेशन है, इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड एज इन द लास्ट स्टेज ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स होने के पहले क्या होगा, ब्रीदिंग स्लो हो गई, है ना, ऑक्सीजन तो जितनी गई थी वो बॉडी ने यूज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि पेशेंट कोलैप्स की कंडीशन में है तो वो सांस बाहर आ नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही। अब क्या होगा, कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग हुई बॉडी में, और कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग के कारण कोलैप्स के सिम्टम और ज्यादा प्रेसिपिटेट होने लगेंगे, जैसे कि एज फाउंड इन कोलैप्स। एक बार और पढ़ के बता दूंगा, जैसे ठंडी सांसें, कोल्ड ब्रीथ, कोल्ड नी, लो पल्स, फेस पेल, कवर्ड विद द कोल्ड स्वेट एंड डिजायर टू बी फेंड फास्ट। मतलब पेशेंट को कार्बोवेज का एक पिक्यूलियर कोलैप्स का सिम्टम है कि वो चाहेगा कि उसके करीब से तेज तेज पंखा झल दे कोई उसको उसके मुंह पे। ठीक है, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ कोलैप्स। एक बार और रिपीट करते हैं कि जो कंजेस्टिव सिम्टम ऑफ कार्बोवेज होंगे आर ऑफ डेट ऑफ द कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग। क्यों आएंगे वो, कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग के कारण आएंगे। क्यों कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग क्यों हो रही है, क्योंकि सांस धीरे धीरे रुक रही है कोलैप्स में, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कार्बोनिक एसिड का पॉइजनिंग हो रहा है ना, और इसकी वजह से कोलैप्स हो रहा है, जिसके अंदर ठंडी सांसें हो रही हैं, कोल्ड नी है, लो पल्स है, बिल्कुल वीक पल्स है, पकड़ भी नहीं पा रहे उसकी पल्स, फेस पेल है, कवर्ड विद द ठंडे पसीने से, स्वेट से कवर्ड है, एंड डिजायर टू बी फैंड फास्ट। वो उसको क्या लगता है, मेरे पास से पंखा करके तेज 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 हवा करो मुझे, है ना। ये होती है कार्बोवेज की स्टेट ऑफ कोलैप्स ड्यू टू द इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्यों, कोलैप्स की कंडीशन में ही होगा इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अगला सिम्टम पे आते हैं ना, अगला की नोट पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली कार्बोवेज पेशेंट इज स्लगिश। अब देखो एक चीज समझो, कार्बोवेज मतलब कोयला, लकड़ी का कोयला कैसे पैदा हुआ था, लकड़ी का कोयला पैदा हुआ था ड्यू टू द इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ वुड। लकड़ी पूरी तरह से नहीं जली तो वो कोयला पैदा हुआ। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली कार्बोवेज का पेशेंट जो है
वो स्लगिश होगा। स्लगिश मतलब क्योंकि वेनस मेडिसिन है। तीसरा कीनोट, तीसरा मैंने जो थीम बताया था, जो तीसरा थीम था ना, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन, इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन, तीसरा थीम था वेनस मेडिसिन विद द स्लगिश सर्कुलेशन। वहां से इसको स्लगिशनेस मिल रही है, ढीलापन। इसकी पूरी एक्टिविटी भयंकर स्लो है। जिस तरह से धीरे धीरे लकड़ी थोड़े टेम्परेचर पे जली और कोयला बन गई, वैसी इसकी बॉडी स्लगिश है वेनस रेमेडी होने के कारण। ये तीसरा कीनोट से संबंधित है, तीसरे थीम से संबंधित है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज पेशेंट, कार्बोवेज पेशेंट इज स्लगिश, फैटी, फ्लैबी, लेजी विद द क्रॉनिसिटी इन हिज कंप्लेंट। उसकी कंप्लेंट में क्रॉनिसिटी होती है। स्लगिश पेशेंट है। क्यों स्लगिश क्यों है? क्योंकि वेनस रेमेडी है। फ्लैबी क्यों है? क्योंकि इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, उसके शरीर में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन के कारण फैटी और फ्लैबी होता जा रहा है। ठीक है। लेजी है, आलसी भी इसीलिए क्योंकि वेनस रेमेडी है ना, ओंघाई आती रहती है इसको, इसका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, इसका शरीर पूरा ढीला काम कर रहा है, आलसी है, और इसी के वजह से विद क्रॉनिसिटी इन हिज कंप्लेंट। बट द गनसे, डॉक्टर गनसे बोलते हैं, बट गनसे सेज इट इज स्पेशली सूटेड टू द कैचेक्टिक पर्सन। पर डॉक्टर गनसे, ये ऑब्जर्वेशन है हैनीमैन का, कि ये जो कार्बोवेज पेशेंट है हैनीमैन और केंट के हिसाब से स्लगिश, फ्लैटी, फ्लैबी, लेजी होता है और क्रॉनिसिटी इन हिज कंप्लेंट। बट डॉक्टर गनसे बोलते हैं इट इज स्पेशली सूटेड टू द कैचेक्टिक पर्सन, दुबले पतला विद द वाइटल पावर इज वीकंड। ऐसा दुबला पतला आदमी जिसका वाइटल पावर वीक हो गया हो। पर्सन हु हैज नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द एग्जॉस्टिंग इफेक्ट ऑफ सम प्रीवियस इलनेस। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है और आगे किसी पॉइंट में ये हमारा कीनोट भी बनेगा। ठीक है, क्या है? ऐसा person who has never fully recovered from the exhausting effect of some previous illness। कोई प्रीवियस इलनेस हुई थी, उसके एग्जॉस्टिंग इफेक्ट से वो बंदा आज तक रिकवर नहीं हो पाया। एग्जाम्पल, अस्थमा डेट बैक टू द पर्टूसिस इन द चाइल्डहुड। आज अस्थमा हो रहा है, पर वो अस्थमा का बेस कहाँ है? वो कब से स्टार्ट हुआ? वो बचपन में एक बार पर्टूसिस हुआ तो तब से हो रहा है। इनडाइजेशन फ्रॉम डंकर्ड डिबॉट, मतलब आज तो उसने शराब छोड़ दी है कई सालों से, पर आज की डेट में पुरानी दारूखोरी के कारण उसका लीवर खराब हो गया और वो उसकी वजह से आज उसको इंडाइजेशन हो रहा है। एंड ऑल्सो बैड इफेक्ट ऑफ इंजुरी सस्टेन्ड लॉन्ग अगो। और यहाँ पे इसी का एग्जाम्पल है कि कोई बैड इफेक्ट ऑफ कोई पुरानी इंजुरी का जो कभी पहले हुई थी, उसका आज कोई इफेक्ट हो रहा हो। अदर मेडिसिन इज आर्निका, सेम सिम्टम यहाँ पर। तो कंडीशन वेयर देयर इज लैक ऑफ रिएक्शन एंड लो स्टेट ऑफ वाइटल फोर्स लाउडली कॉल्स फॉर द कार्बोवेज। ये कॉन्स्टिट्यूशनली इस तरह का होता है कार्बोवेज का पेशेंट। ठीक है। सातवां की नोट, इट इज अ वेनस रेमेडी। ये हमारा तीसरा थीम का पार्ट कंटिन्यू हो रहा है। इट इज अ वेनस रेमेडी विथ मार्क्ड एक्शन ऑन वेन। ये भैया वेनस रेमेडी है, चित्रगत रूप से याद रखना। ठीक है। वेनस सिस्टम इज एनगॉज्ड एंड ब्लड इज स्टेगनेंट इन द कैपिलरीज। वेनस सिस्टम बिल्कुल भरा हुआ रहता है। ठीक है। वेनस सिस्टम एनगॉज्ड मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। एंड ब्लड इज स्टेगनेंट मतलब फंसा हुआ है इन द कैपिलरीज, और जिसके कारण वेनस ब्लड कैसा होता है? नीला होता है, इम्प्योर ब्लड। तो दैट इज वाई कैपिलरीज में स्टेगनेंट ब्लड के कारण कॉजिंग ब्लूनेस, नीला पड़ जाता है। कोल्डनेस, वेनस ब्लड हमेशा ठंडा होता है। और इकाइमोसिस जैसी कंडीशन पड़ेगी जहां पे छोटे छोटे हेमरेजेस के स्पॉट दिखेंगे। बॉडी बिकम आइसी कोल्ड। क्यों? वेनस सर्कुलेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है, रबर बैंड हम छोटे थे बांध लेते थे उंगली में, देखते थे कौन कितनी देर बांध पाता। उंगली कैसी हो जाती थी? नीली हो जाती थी। वेनस ब्लड फंस जाता था कैपिलरी में, कोल्ड हो जाती थी, ठंडी हो जाती थी और आइसी कोल्ड हो जाती थी। वही होता है यहाँ पे। ठीक है, वही उसी वेनस कंडीशन की बात है। अब होता क्या है भैया, इस तरह की कंडीशन होगी तो अब क्या कह रहा है कवि कि इट इज अ वेनस रेमेडी मार्क्ड एक्शन ऑन द वेन। वेनस सिस्टम इज एनगॉज्ड, ब्लड इज स्टेगनेंट इन द कैपिलरीज, है ना। वेनस ब्लड इज स्टेगनेंट इन द कैपिलरीज, इसके कारण क्या हुआ? कॉजिंग ब्लूनेस, नीला पड़ जाएगा, कोल्डनेस, ठंडा पड़ जाएगा और इकाइमोसिस दिखेंगे। बॉडी बिकम आइसी कोल्ड। अब क्या होगा? अब अगली कहानी है कि द बैक्टीरिया वेरी इजीली फाइंड द सॉइल इन दिस नियरली लाइफलेस ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे ऐसे वेनस ब्लड के अंदर जो पार्ट में ये वेनस ब्लड फंसा हुआ है कैपिलरीज के अंदर, जो कि ब्लू पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है, कोल्ड है, इकाइमोटिक कंडीशन है, बिल्कुल स्लगिश सर्कुलेशन है, और ये जो पार्ट है
आइसी कोल्ड हो गया है, ऐसे ब्लड के अंदर बैक्टीरिया बहुत आसानी से एक बहुत रिच सॉइल को पाएंगे जहां पे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो जाएगा इस ब्लड का, क्योंकि लाइफलेस ब्लड है ना भाई, वेनस ब्लड लाइफलेस ब्लड है, इसी में तो इन्फेक्शन होगा। तो यहीं पे ये बात हो रही है कि बैक्टीरिया वेरी इजीली फाइंड द सॉइल इन दिस नियरली लाइफलेस ब्लड स्ट्रीम एंड देन सेप्सिस एंड टाइफॉइड स्टेट एनसीयू, और यहीं पे से सेप्टिक कंडीशन और कोई भी टाइफॉइडल स्टेट की शुरुआत होती है। अब जैसे कि मैंने बताया वेनस कंडीशन में ये वेनस एनगॉर्जमेंट के कारण, वेनस स्टेग्नेशन के कारण और ब्लड के कारण ब्लूनेस हो रही है, कोल्डनेस हो रही है, आइसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी हो रही है। इसी वेनस फैक्टर का एक मॉडिफाइड रूप में हम कुछ सिम्टम्स और देखेंगे। वो क्या होगा सिम्टम? स्टेट ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स की स्टेट को ये बहुत ज्यादा करस्पॉन्ड करती है कार्बोवेज। क्यों? क्योंकि ये नीला पड़ रहा है, ये ठंडा पड़ रहा है, आइसी कोल्ड पड़ रहा है, ब्लू पड़ रहा है, ठीक है ना। और यही सारी कंडीशन के अंदर हमको कहीं ना कहीं इसका नीला ठंडा पड़ना और आइसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी हमको कोलैप्स में इंडिकेट करती है कार्बोवेज को। सो स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टाइफाइड एंड कॉलेरा द पेशेंट इज ऑलमोस्ट लाइफलेस। टाइफाइड में और कॉलेरा में, कॉलेरा मतलब जो दस्त और उल्टी साथ में होते हैं, तो एकदम कोलैप्स की कंडीशन बन जाती है। टाइफाइड की एंड स्टेज के अंदर जब बहुत केस बिगड़ जाता है कोलैप्स, तो इन टाइफाइड एंड कॉलेरा द पेशेंट इज ऑलमोस्ट लाइफलेस। पेशेंट के नाम के अंदर जिंदगी नाम की चीज नहीं बचती है ना, लाइफलेस हो जाता है कोलैप्स के स्टेट में। हेड इज हॉट, बॉडी इज कोल्ड, ब्रीथ आर कोल्ड, एकदम ठंडी सांसें आएंगी। पल्स इम्परसेप्टेबल, नब्ज देखे देखे नब्ज नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑप्रेस्ड एंड क्विक रेस्पिरेशन, मस्ट हैव एयर, वांट टू बी फैंड हार्ड। अब क्या बोलेगा? जितना थोड़ा बहुत है ना होश है, उसमें बोलेगा भाई मेरे को हवा करो, हवा करो, मेरे को पास से हवा करो, पंखा झलो मेरे पे। मस्ट हैव ऑल द विंडोज ऑफ ओपन। और ये कोलैप्स की कंडीशन में कार्बोवेज का की नोट है कि वो चाहता है कोई मुझे करीब से हवा करे और सारे के सारे खिड़की दरवाजों को तत्काल प्रभाव के साथ खोल दिया जाए। तो जनरल वेनस स्टेसिस हो जाता है। कोलैप्स की कंडीशन में भी यही होता है। कोलैप्स जब पेशेंट हो रहा होता है तो रेस्पिरेशन और हार्ट रेट दोनों कम होता है, तो जहां पे ब्लड है वहीं रुक जाएगा। जनरल वेनस स्टेसिस होगी, स्किन ब्लू पड़ेगी और कोल्ड लिम्स पड़ेंगे, और इसी तरह से कोलैप्स में बंदा एक्सपायर हो जाता है। तो ये कोलैप्स में इंडिकेटेड है। और कोलैप्स में इसका सिम्टम क्या है? पूरा शरीर ठंडा, सांसें ठंडी, हेड ठंडा, पल्स बिल्कुल इम्परसेप्टेबल है ना, पूरा शरीर आइसी कोल्डनेस है, कोल्ड परस्पिरेशन हो रहा है और सब कुछ ठंडा और नीला पड़ा हुआ है, फिर भी ये बोल रहा है मुझे पास से जल्दी जल्दी पंखा झलो, पंखा करो, खिड़कियां खोलो। और इसी कंडीशन में जनरल वेनस स्टेसिस भी हम देखते हैं, ब्लू स्किन और कोल्ड लिम्ब देखते हैं। ये कंडीशन होती है कोलैप्स में। 8वां की नोट, अ लो स्टेट ऑफ वाइटल पावर आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज। यही अब जो मैंने पिछला पॉइंट बताया था कि बचपन में पर्टूसिस हुआ था, तब से आज तक अस्थमा है। कोई एक्यूट डिजीज हुई, पिछली बार टाइफाइड हुआ था, 1 महीना 6 महीना हो गया, उससे रिकवर नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ लगा हुआ है ना। मलेरिया डेंगू हुआ था, आज तक रिकवर नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो ये वही पॉइंट है, अ लो स्टेट ऑफ वाइटल पावर आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज। अगर कार्बोवेज देंगे, दूसरी मेडिसिन है एसिड फॉस, ये दोनों मेडिसिन पिछली बीमारी से प्रॉपर रिकवरी कराने में हेल्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉर द वाइटल पावर, लो स्टेट ऑफ वाइटल पावर आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज। 9वां की नोट, इनडाइजेशन एंड एक्सेसिव फ्लैचुलेंस। ये बता चुका हूँ, ये हमारा पहले थीम में ही पार्ट ये था, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन। जिस तरह से कोयला पैदा होता है इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ वुड से, लकड़ी पूरी तरह से नहीं जलती, उसी तरह से ये भी इसकी बॉडी के अंदर भी इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन एंड इम्परफेक्ट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। फलस्वरूप इसके अंदर इंडाइजेशन और भयंकर एक्सेसिव फ्लैचुलेंस के सिम्टम आते हैं। और हर किसी को पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है गैसियस ट्रबल की विथ इंडाइजेशन एंड फ्लैचुलेंस। तो इंडाइजेशन विथ एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन ड्यू टू imperfect oxidation and digestion of food. Stomach is full,
पेट फुल रहता है, टेंस रहता है फ्रॉम फ्लैचुलेंस, ग्रेट पेन, बहुत ज्यादा दर्द होता है ड्यू टू द फ्लैचुलेंस, स्लो डाइजेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन द स्टमक, डाइजेशन स्लो रहता है और डिकम्पोजिशन ऑफ फूड होने लगता है स्टमक के अंदर, फ्लैचुलेंस, अकम्पनी मेनी कंप्लेंट, इसकी ज़्यादातर कंप्लेंट के अंदर फ्लैचुलेंस आती है और ज़्यादातर इसकी कंप्लेंट फ्लैचुलेंस की वजह से होती हैं, जैसे कि एस्थमा, पैल्पिटेशन एंड हार्ट अफेक्शन, इरेक्टेशन रिलीव्स टेम्पोररीली, इसके अंदर कार्बोवेज की इंडाइजेशन और फ्लैचुलेशन में निशानी है कि इरेक्टेशन कुछ समय के लिए इसको टेम्परेरीली रिलीफ देती है। अपोजिट होता है चाइना, इससे पहले आपने चाइना का ड्रग पिक्चर देखा, वहां पे कोई फायदा नहीं होता चाइना को, गैस पास करने का या फिर डकार लेने का कोई बेनिफिट नहीं होता चाइना को, ठीक है। 10वां की नोट स्लगिशनेस, ये हमारा तीसरे थीम का पॉइंट है जहां पे मैंने बताया था कि वेनस रेमेडी है, वेनस रेमेडी है और वेनस एनगॉर्जमेंट होता है इसके अंदर, इसकी वेन्स एनगॉर्ज्ड होती हैं और इसके वेन्स के अंदर ब्लड स्टेगनेंट होता है, फंसा रहता है, मतलब वेनस सर्कुलेशन इसका स्लो है, वेनस सर्कुलेशन स्लगिश है। उस स्लगिश सर्कुलेशन के कारण जो पार्ट है जहाँ पे वेनस सर्कुलेशन रुका हुआ है वो ब्लू हो जाता है और कोल्ड हो जाता है। तो स्लगिशनेस एक कीनोट है इसका, इट अफेक्ट द वेस्कुलर सिस्टम, ये वेस्कुलर सिस्टम को स्लगिशनेस अफेक्ट करती है। अच्छा, स्लगिशनेस इसको जनरली भी अफेक्ट करती है, इसके जनरल कैरेक्टर भी स्लगिश है, इसकी बॉडी भी स्लगिश है साले की, ये आलसी है, ये माइंड से भी स्लगिश है, स्लगिशनेस इसलिए कीनोट है। अब स्लगिशनेस कहाँ कहाँ पे स्लगिश है आगे पता चलेगा आपको, है ना, इसलिए यहाँ पे स्लगिशनेस एक कीनोट है कार्बोवेज का, याद रखना। क्या क्या इफेक्ट करता है, इट अफेक्ट वस्कुलर सिस्टम, वेनस साइड ऑफ हार्ट को अफेक्ट करता है, वेनस साइड ऑफ हार्ट मतलब वेनस सर्कुलेशन को करता है इफेक्ट, है ना, जहाँ पे वेन्स होती हैं प्रीडोमिनेंटली उस एरिया को। होल वेनस सिस्टम, पूरे वेनस सिस्टम को अफेक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस स्लगिशनेस। तो कार्बोवेज की स्लगिशनेस का मेन कारण है क्योंकि ये वेनस रेमेडी है, वेनस साइड ऑफ हार्ट और पूरा का पूरा वेनस सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। देयरफॉर स्लगिशनेस एंड लेजीनेस इट्स सिम्टोमेटोलॉजी, और यही कारण है कि स्लगिशनेस एंड देयरफॉर स्लगिशनेस एंड लेजीनेस इज इट्स सिम्टोमेटोलॉजी। क्यों है लेजीनेस और स्लगिशनेस इसकी सिम्टोमेटोलॉजी कैसे हो गई कि फिजिकल ग्राउंड पे तो ये वेनस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, लेजीनेस पैदा कर रही है, स्लगिशनेस इन द सर्कुलेशन पैदा कर रही है, और यही चीज ये मेंटल लेवल पे कर रही है, यही चीज ये बॉडीली लेवल पे कर रही है कि इसका खाना पूरी तरह से परफेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेशन स्लगिश है तो गैसेस बनती हैं, ठीक है, इसका डाइजेशन का प्रोसेस स्लगिश है तो ये फ्लैटी और फ्लैबी होता जा रहा है, इसका खाना पूरा नहीं पचता, तो डाइजेशन में भी स्लगिशनेस है। यही स्लगिशनेस इसके माइंड पे है कि खाना पूरा पचता नहीं है, जरूरत से ज़्यादा खा लेता है, फिर इसको आलस आती है, तो फिजिकली ये लेजी होता है, अपने मूवमेंट में स्लो रहता है। उसके साथ साथ इसकी वेन्स के अंदर स्लगिशनेस है, हाथ के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है, पैर के अंदर नहीं है, माइंड के अंदर नहीं है, सर के अंदर नहीं है। तो ये पॉइंट आगे आएंगे, पर मैं एक रूपरेखा बता दे रहा हूँ कि स्लगिशनेस आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा कीनोट है इसका। तो देयरफॉर स्लगिशनेस एंड लेजीनेस इज इट्स सिम्टोमेटोलॉजी, एवरीथिंग इज स्लगिश, हर चीज स्लगिश है। टर्जिट मतलब कंजस्टेड, डिस्टेंडेड एंड स्वेलन है ड्यू टू वेनस स्टेसिस। वेनस स्टेसिस के कारण ऐसा नहीं है सिर्फ वेन्स ही कंजस्टेड है या वेन्स ही स्लगिशनेस है, नहीं, एवरीथिंग इज स्लगिश, हर चीज स्लो है इसकी, हर चीज स्लगिश है। टर्जिट है, सूजी हुई है, डिस्टेंडेड है, ठीक है। हैंड आर पफ्ड, हाथ सूजे हुए हैं, क्यों, वेनस सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। बॉडी फील फुल एंड टर्जिट, पूरा शरीर फुल फील करता है, ये पूरे शरीर में मोटापन फील करता है, टर्जिट फील करता है। हेड फील्स फुल, इसका सर, इसका हेड में इसको फीलिंग फुलनेस की आती है। लिम्स आर फील फुल, लिम्स में फुलनेस और डलनेस फील करता है ये। लिम्स आर फील फुल एंड डल। वेन्स आर लेजी एंड रिलैक्स्ड, पूरी वेनस सिस्टम इसका लेजी और रिलैक्स्ड है, एक प्रकार का वेसोमोटर पैरालिसिस की कंडीशन का शिकार है ये। अब इसको नीचे आ जाता हूं मैं, ठीक है। वेन्स ऑफ द बॉडी आर एनलार्ज्ड, वेन्स वेरिकोस वेन्स, मतलब पूरा स्लगिशनेस पे बात चल रही है, वही बात यहाँ इस पेज पे भी कंटिन्यू है ना, वही स्लगिशनेस के पॉइंट है। वेन्स ऑफ द बॉडी आर एनलार्ज्ड, शरीर के अंदर क्योंकि स्लगिश सर्कुलेशन है, वेनस सिस्टम स्लगिश है, वेन्स एनलार्ज्ड होंगे, वेरिकोस वेन्स की कंडीशन बनेगी।
दिस स्लगिशनेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द मेंटल स्टेट। यही स्लगिशनेस जो मैंने इससे पहले थोड़ा था आपको, इससे जस्ट पहले जो दृष्टांत मैं आपको सुना रहा था, सब कुछ स्लगिशनेस है जिंदगी में, कोई चीज फास्ट नहीं है कार्बोवेज की लाइफ में। तो जिस तरह से वेनस सर्कुलेशन स्लगिश है, बॉडी स्लगिश है, हरकतें स्लगिश हैं, उसी तरह से बॉडी के अंदर भी फिजिकल लेवल पे भी स्लगिशनेस है। दिस स्लगिशनेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ ऑन द मेंटल लेवल, मेंटल स्टेट एज ऑन द फिजिकल। स्लो टू थिंक, माइंड स्लगिश, स्टूपिड एंड लेजी। वही स्लगिशनेस फिजिकली कैसी दिखती है? लिम्स आर क्लम्सी, फील एनलार्ज्ड, हाथ पैर ऐसे मोटे मोटे क्लम्सी लस्त से पड़े हुए हैं, है ना। फील एनलार्ज ड्यू टू द वेनस स्लगिशनेस, वांट टू लाई डाउन, कुछ काम नहीं करना, बस लेटे रहने दो मेरे को, स्लगिशनेस। स्किन डस्की, क्यों? वेनस सर्कुलेशन उतना नहीं है, तो डस्की कलर है स्किन का, मतलब डार्क रेड या ब्लूइश की तरफ जब होता है तो डस्की कलर जो होता है ना, वो डार्क कलर को बोलते हैं। एक नॉर्मल सर्कुलेशन जब स्किन में ब्लड का होगा तो अच्छा ब्राइट कलर का होगा, है ना। बहुत प्लेथोरिक आदमी है तो रेड कलर की स्किन होगी, इसकी स्किन डस्की है। डस्की कलर इज द कलर ऑफ वेनस कंजेशन। नीला कलर को डस्की कलर बोलते हैं, ब्लूइश कलर को। कैपिलरीज आर एनलार्ज्ड, हर जगह वेनस रेमेडी है मेरे भाई लोगों, बस इकलौता वही कारण है, वेनस रेमेडी है। और वेनस रेमेडी में वेनस स्लगिशनेस इसका दिक्कत है, वेनस सिस्टम में स्लगिशनेस इज द प्रॉब्लम, और वही इसको पूरा स्लगिश बना दिया इस पेशेंट को। और स्लगिशनेस इसलिए सबसे बड़ा कीनोट है, ये स्लगिशनेस कीनोट से आप 2 मिनट में इसको पहचान सकते हो। कैपिलरीज आर एनलार्ज्ड, फेस पर्पल, डस्की, ऑलमोस्ट डस्की, ऑलमोस्ट डर्टी डस्कीनेस, मतलब इतना नीला डस्की, मतलब बहुत ज्यादा डार्क कलर फेस का, ठीक है। पर्पल, फेस तो पर्पल बोल रहे हैं, ठीक है। स्किन का कलर डस्की, ऑलमोस्ट डर्टी डस्कीनेस, मतलब बुरा दिखने वाला एक नीला का पूरा पूरा पूरा, मतलब मोटल्ड अपीयरेंस, डस्की डार्क मोटल्ड अपीयरेंस। क्यों? क्योंकि जनरल वेनस सर्कुलेशन इज नॉट गुड, इट इज स्लगिश। द स्किन इज लेजी एंड स्लगिश। ये लो भाई, इतना कम था तो स्किन को भी लेजी बोल दिया, तो आप समझ सकते हो। अगला कीनोट है बर्निंग। भाई एक बात समझो, जो इतनी बड़ी वेनस रेमेडी है, इतनी बड़ा वेनस इसके अंदर स्पीयर है, हर मेडिसिन, कोई भी मटेरिया मेडिका की हमारी बाकी मेडिसिन उठाकर देख लो, जो भी मेडिसिन वेनस हुई है वो वेनस मेडिसिन के अंदर बर्निंग कीनोट रहा है। चाहे तुम वो लेकेसिस उठाकर देख लो, सल्फर देख लो, चाहे आर्सेनिक देख लो, और वही इसका अगला कीनोट है। 11वां कीनोट है बर्निंग इज द नेक्स्ट कीनोट, एज सीन इज ऑल द वेनस रेमेडी एज सल्फर, लेकेसिड एंड आर्सेनिक। यही बात अभी मैं बोला कि लेकेसिस देख लो, आर्सेनिक देख लो, सल्फर देख लो, जो भी मेडिसिन वेंस होगी, वेनस पे काम करेगी, वेंस जो भी वेनस रेमेडी होगी उसमें बर्निंग एक कीनोट होगा। बर्निंग इन वेन्स, कहाँ होगी बर्निंग? वेन्स में होगी। बर्निंग इन कैपिलरीज में होगी, हेड में होगी, स्किन में होगी, इन द इन्फ्लेम्ड पार्ट में बर्निंग होगी, इंटरनल बर्निंग होगी विथ एक्सटर्नल कोल्डनेस। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन में स्लगिशनेस है, वेनस ब्लड रुक रहा है, वेनस ब्लड रुकेगा, जब वेनस ब्लड रुकेगा तो वो पार्ट ठंडा हो जाएगा, और इसलिए कवि ये बोल रहा है इंटरनल बर्निंग विथ एक्सटर्नल कोल्डनेस। इंटरनल बर्निंग है, क्यों? वेनस स्टैग्नेशन ऑफ ब्लड है, और एक्सटर्नल कोल्डनेस क्यों है? क्योंकि भैया ब्लड सर्कुलेशन में वेनस पार्ट रुका हुआ है, वेनस सर्कुलेशन स्लगिश है, वेनस स्टैग्नेशन है, दैट इज वाई इसलिए कहा जा रहा है इंटरनल बर्निंग विथ एक्सटर्नल कोल्डनेस। और यही पॉइंट हमको अपने अगले कीनोट की तरफ लेके आती है, जो कि है कोल्डनेस। क्यों? वेनस सर्कुलेशन रुका हुआ है, बॉडी ठंडी दिखेगी। ब्लड सर्कुलेशन जब भी रुक जाएगा शरीर ठंडा हो जाएगा, बस ये बात याद रख लो। एग्जाम्पल मुर्दा क्यों ठंडा हो जाता है? मुर्दे के अंदर कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा। दूसरा एग्जाम्पल, अब मुर्दे का एग्जाम्पल किसी को बुरा लगा हो तो दूसरा एग्जाम्पल, ठंडी में पैर ठंडे हो जाते हैं, पैर में घंटों रजाई में घुसेड़ के रखो, नहीं ठंड गर्म होते। क्यों? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ठंडी के अंदर, ठंडी के सीजन में हाथ के पंजों में और पैर के पंजों में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड जा ही नहीं रहा होता। जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो पैर ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे यही तो हो रहा है, ब्लड की स्लगिशनेस है, ब्लड के फ्लो की स्लगिशनेस है, वेनस सर्कुलेशन की स्लगिशनेस है। तो जब भी वेनस सर्कुलेशन की स्लगिशनेस होगी, फीवल सर्कुलेशन होगा, वो हमेशा वहां पे कोल्डनेस एक कीनोट बन के सामने आएगा। यहाँ पे वही बात हो रही है, कोल्डनेस, प्रोफाउंड कोल्डनेस विथ फीबल ब्लड सर्कुलेशन एंड फीबल हार्ट भी वीक है बेचारे का, वो भी स्लगिश है।
सर्कुलेशन तो है ही है स्लगिश, क्योंकि वेनस मेडिसिन है, वेनस मेडिसिन विथ स्लगिश सर्कुलेशन। तो ये दो चीजें मिलके क्या कर रही हैं, फीबल हार्ट एंड वेनस स्लगिश सर्कुलेशन मिलके प्रोफाउंड कोल्डनेस का सिम्टम आता है। आईसी कोल्डनेस ऑफ हैंड फीट, हैंड्स एंड फीट आर कोल्ड, ईयर टंग आर कोल्ड, कोल्डनेस इन द स्टमक विथ बर्निंग, कवर्ड ऑल ओवर विथ कोल्ड स्वेट। ठीक है, इतनी कोल्डनेस का आलम यहाँ तक आ गया भाई साहब कि इतना ही काफी नहीं था भैया, ईयर भी कोल्ड है, टंग भी है, हैंड भी, फिट भी, आईसी कोल्ड, सब कुछ, टंग भी कोल्ड है। उसके बाद कोल्डनेस इन द स्टमक विथ बर्निंग, और इसकी भी कमी पड़ गई थी तो क्या हुआ भाई, कवर्ड ऑल ओवर विथ कोल्ड स्वेट, ठंडा पसीने से कवर्ड है, जैसे कि कोलैप्स पड़ रहा हो इसको, जबकि कोलैप्स नहीं है, ये वेनस सर्कुलेशन की स्लगिशनेस के कारण ये आलम हो रहे हैं, स्लगिशनेस ही इसके पीछे है। कोलैप्स विद द कोल्ड ब्रीथ एंड लुक लाइक अ कैडेवर, मुर्दे की तरह दिख रहा है इस कंडीशन में ये, एंड वांट टू बी फैन फास्ट, और क्या कह रहा है, मुझे तेज तेज पंखा करो क्योंकि मैं कोलैप्स में जा रहा हूँ। कोलैप्स कहाँ पे कोलैप्स की कंडीशन दिखती है, कोलैप्स इन एशियाटिका कोलेरा, कोलेरा में कोलैप्स होता है तो ये कंडीशन बनती है। सब कुछ ठंडा, हाथ ठंडे, पेट ठंडे, नाक ठंडा, कान ठंडा, पूरे शरीर पे ठंडा पसीना, वेनस सर्कुलेशन ठंडा, जो कुछ पकड़ रहे हो ठंडा, बस गर्म में उसको, और इतने ठंडे के बावजूद भी बोल रहा है पास से जल्दी जल्दी ठंडा पंखा करो, मेरे को ठंडी हवा चाहिए, जल्दी जल्दी पंखा करो, विंडोज खोल दो। और ये कंडीशन कब देखते हैं हम, कोलैप्स में। कौन से कोलैप्स में, कोलैप्स इन एशियाटिका कोलेरा, मतलब कोलेरा हैजा के कोलैप्स में, टाइफाइड में और निमोनिया में, स्पेशली इन द लास्ट स्टेज। अगला की नोट है हेमरेज विथ हेमरेज ब्लीडिंग, हेमरेज विथ ब्लीडिंग। अब ये जो है ऐसी कंडीशन जब है, वेनस रेमेडी है, हम समझ रहे हैं अच्छे से, है ना, सेप्टिक कंडीशन को भी कहीं ना कहीं फेवर करती है। तो जो भी कंडीशन वेनस होगी, जो भी मेडिसिन के अंदर वेनस फैक्टर होगा प्लस वो उसके अंदर कुछ सेप्टिक फैक्टर होंगे, तो वेनस और सेप्टिक फैक्टर मिला करके इस मेडिसिन को हेमरेजिक रेमेडी ऑलरेडी बना देंगे। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हेमरेज एंड ब्लीडिंग, यूजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड सरफेस, जो भी इन्फ्लेम्ड सरफेस होगी वहां से ब्लड की यूजिंग होगी। डार्क ब्लीडिंग फ्रॉम अल्सर, जिसके ऊपर देते हैं, मैंने शुरू में बताया था, शुरू में जहाँ पे मैंने बात की थी कि चारकोल एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, और यही हैनीमैन ने ऑब्जर्व करा था। तो ये अल्सर्स के ऊपर इंडिकेटेड है मेडिसिन। लंग्स से ब्लीडिंग होती है ना, यूटेरस से ब्लीडिंग होती है, ब्लैडर से ब्लीडिंग होती है ना, एंड पैसिव ब्लीडिंग होती है। कभी भी कार्बोवेज में एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये वेनस रेमेडी है, और जब भी इसकी ब्लीडिंग होगी वो वेनस ब्लड की होगी, और वो पैसिव ब्लीडिंग होगी, एक्टिव ब्लीडिंग नहीं होगी। अब आखिरी आ गया, यहाँ पे आखिरी पेज पे आ गए हम, अपने आखिरी पेज पे आ गए, इसी खुशी में हम नीचे आ जाते हैं। आखिरी की नोट, गैंग्रीन एंड सेप्टिक कंडीशन। जैसा कि शुरू में हमने बात करी थी कि डिसइंफेक्टेंट है बहुत बड़ा, है ना, और ऐसी इन्फेक्टेड कंडीशन के अंदर ये इंडिकेटेड होता है। तो दैट इज वाई गैंग्रीन एंड सेप्टिक कंडीशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की नोट ऑफ कार्बोवेज। वंडरफुल रेमेडी फॉर द सेप्टिक स्टेट एंड ब्लड पॉइजनिंग एज गैंग्रीन हम यूज करते हैं, है ना, आप लोग अच्छे से जानते हैं, हम गैंग्रीन में इसको यूज करते हैं। तो सेप्टिक कंडीशन एंड ब्लड पॉइजनिंग एज गैंग्रीन, अल्सरेशन, इंडोलेंट अल्सरेशन, वेरिकोज अल्सरेशन, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, टाइफाइड एंड स्कारलेट फीवर। ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे, ये कुछ ऐसी सेप्टिक कंडीशन है और गैंग्रीनस कंडीशन है और अल्सरेटिव कंडीशन है जहाँ पे इसका बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कार्बोवेज का। लिटिल इन्फ्लेमेशन बिकम ब्लैक, हल्का सा इन्फ्लेमेशन हुआ वो ब्लैक या पर्पल हो गया, एंड स्लॉग इजीली। स्लॉग मतलब वो ऐसा इन्फ्लेमेशन है कि वो मांस का टुकड़ा वैसा का वैसा छूट जाएगा, इसको कहते हैं स्लॉग इजीली, SLOUG, स्लॉगिंग ऑफ होना बोलते हैं इजीली। हम गैंग्रीन में देखते हैं ये चीज। अफेक्शन इन विच कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज डिसाइडेडली चेंज, ऐसे अफेक्शन जहाँ पे ब्लड का कंपोजिशन डिसाइडेडली चेंज हो गया, एज इन सेप्सिस एंड ब्लड पॉइजनिंग। 15वां इसका की नोट है इनडाइजेशन एंड गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, इनडाइजेशन और गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट। इफेक्ट ऑफ डिबॉचरी, डिबॉचरी मतलब अय्याशी की जिंदगी, बहुत ही ज्यादा माल टाल खाने वाली जिंदगी। बैड इफेक्ट ऑफ टेबल लग्जरीज, टेबल लग्जरीज आप समझ रहे हो कि टेबल लग्जरीज मतलब बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफ जीना,
और बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी टेबल लग्जरीज में इंडल्ज लेना। अनेबल टू टेक एनी फैटी फूड, ऐसे डिबॉचरी और टेबल लग्जरी के बाद ये व्यक्ति क्या हो गया है, अनेबल टू टेक एनी फैटी फूड। फैटी फूड से एग्रेवेशन में दो मेडिसिन है सबसे इंपॉर्टेंटली, पहली पल्सेटिला, दूसरी कार्बोवेज, याद रखना। तो अनेबल टू टेक फैटी फूड एज मीट, ग्रेवी वाले आइटम, फ्राइड फूड, कैन नॉट टेक मिल्क बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फ्लैचुलेंस। आफ्टर ईटिंग, कुछ खाने के बाद स्टमक फील हैवी, कुछ भी खा लेगा तो स्टमक भारी हो जाएगा, ऐसे इट वेयर ड्रैग डाउन, ऐसा लगता है नीचे खींचा जा रहा हो, ठीक है। एब्डोमन इज डिस्टेंडेड, पेट फूल जाएगा फ्लैचुलेंस से, तो एब्डोमन इज डिस्टेंडेड विथ फ्लैटस, मैं थोड़ा ऊपर चला जाऊँ, आखिरी पॉइंट मिस हो जाएगा तो। एंड बोथ बेल्चिंग एंड फ्लैचुलेंस, ऊपर से डकारें बेल्चिंग आएंगी, नीचे से पादे निकलेंगी फ्लैचुलेंस, and are offensive. So stomach distended with flatus and both belching and flatulence are offensive. It is among the next trios of the flatulence. Other two are China and Lycopodium. तो दोस्तों यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अपना कार्बोवेज का ड्रग पिक्चर। और मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 6 स्लाइडें और 15 की नोट को देखने के बाद, क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस 4 थीम हैं। अब आप देख लेना, अब आपने पूरी मेडिसिन देख ली ना, पूरी मेडिसिन देख ली और अब आपको 41 मिनट हो चुके हैं ये ड्रग पिक्चर देखते देखते। और मैं आपको वापस से शुरू के 4 थीम बता दे रहा हूं जिसके इर्द गिर्द पूरा ड्रग पिक्चर है। पहला, इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जिसके कारण फ्लैचुलेंस होता है। दूसरा, इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जिसके कारण कोलैप्स की कंडीशन इसके अंदर क्रिएट होती है। तीसरा, sluggishness is the keynote, especially sluggishness of the venous circulation। और सबसे लास्ट में जो लास्ट इसका कीनोट है वो था कि ये वेनस रेमेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ गए आप? ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजों के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा ड्रग पिक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अब आपसे मुलाकात होती है इसी तरह के आने वाले एक और ड्रग पिक्चर के वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।